अगर समीर उसे जाते हुए देखता, समीर का आई कांटेक्ट हुआ नहीं होता है, तो समीर सोचता है कि मैं अपने दोस्त को रोक लूँ, लेकिन रोक नहीं पाता है। यक्षिणी उसे लेके एकदम से गायब हो जाती है। अब जैसे ही यक्षिणी गायब हुई, अब ये अपने दोस्त को रोकना शुरू कर देता है। मेरा निखिल निर्वस्त्र पड़ा हुआ है ज़मीन पर, और जो यक्षिणी थी उसके शरीर पर भी कोई वस्त्र नहीं है, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के इनके बीच में इंटीमेशन चल रहा होता है। किस करते करते निखिल के होठ खा जाती है वो, और जैसे ही उसका वो फेस देखता है, समीर ने जैसे निखिल का फेस देखा, विवेक और समीर दोनों को अपनी तरफ खींचा, उनके कपड़े उतारने शुरू किए, और अभी दोनों सम्मोहित होते हैं पूरी तरह से, और दोनों को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। अपनी साड़ी हटाई, ब्लाउज हटाया। Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आपका स्वागत है एक बार फिर से नितिन डार्क स्टोरीज के एक और हॉरर एपिसोड में। और आज की जो कहानी है वो कहानी होने वाली है यक्षिणी की एक कहानी मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ अपने इस चैनल पर। आप सबको उसमें यक्षिणी की मैंने डिटेल दी। यक्षिणी एक तरह की अर्बन लेजेंड होती है। यक्षिणी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। और जो भी इसकी आंखों में एक बार आई कांटेक्ट कर लेता है, आंखों से आंखें मिलाकर देख लेता है, वो इसके वश में हो जाता है। यक्षिणी अपना शारीरिक सुख भोगती है उस व्यक्ति से और उसके साथ संभोग करती है, बाद में उसको मारकर अपने साथ ले जाती है उसकी आत्मा को। तो ये यक्षिणी का एक छोटा सा परिचय है। जो कहानियाँ किंवदंतियाँ जो इस बारे में प्रचलित हैं दुनिया में। आज की कहानी भी यक्षिणी की कहानी है। इसमें 4 दोस्त होते हैं। चारों दोस्तों के नाम इस तरह से होते हैं: अभिषेक, निखिल और समीर और विवेक। अभिषेक पौड़ी गढ़वाल के, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला होता है, और जो इसके तीनों दोस्त होते हैं, तीनों इसके साथ दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। और इनका कैंपस ऑलमोस्ट जो इनका होता है कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं। तभी इन्हें ये आता है कि यार अभी थोड़े दिनों बाद हम सारे अपनी अपनी जॉब में व्यस्त हो जाएंगे और एक दूसरे से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा तो भी कभी कभार मिलने वाला रहेगा, क्योंकि चारों को एक ही कंपनी में जॉब मिलने से तो रही। चारों का डिपार्टमेंट भी अलग था, कोई अकाउंट से था, कोई मार्केटिंग से था, कोई फाइनेंस से था, कोई HR से था। तो इन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हमारा मिलना नहीं हो, इससे पहले क्यों ना हम एक ट्रिप करें। तो अभिषेक ने बोला कि अगर ट्रिप करने का तुम लोगों ने विचार बना ही लिया है तो फिर आप लोग मेरे गाँव चलो, तुम सारे गांव चलो मेरे, और मैं तुम्हें सबको अपना गांव घुमाऊंगा, और मेरा गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये बोलकर वो चारों दिल्ली से अपना उत्तराखंड के लिए एक बस पकड़ते हैं और अपना गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। रास्ते में इनकी खूब मौज मस्ती चल रही है। इनका स्लीपर बस था और खूब इनकी मौज मस्ती, खाना पीना, एवरीथिंग, दुनिया भर की बकवास जो बकचोदियाँ होती हैं 2-4 दोस्तों में, वो इनका प्रॉपरली अच्छे तरीके से इनका चल रहा होता है। सुबह ये पहुंचते हैं अपने गांव। रात की बस होती, सुबह अपने पहुंचते हैं। तो सुबह जाते ही अभिषेक इन्हें अपने घर ले गया, और जब इन्हें घर दिखाता है तो चारों दोस्त बड़ा यार आश्चर्यचकित होते हैं इनका घर देख के कि इतना बड़ा घर तेरा, साले तू इतना अमीर है। तो अभिषेक कहता है कि हाँ वो मेरे दादाजी ने बनाया था, और लेकिन इसमें हमारे चाचा वगैरह का भी हिस्सा वगैरह है, और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत अमीर है। लेकिन घर काफ़ी बड़ा था, मतलब काफ़ी कमरे थे, मेरे ख्याल से 15-16 कमरे बताए थे। 15-16 कमरों का घर था और काफ़ी बड़ा था। बरामदा और उसमें लॉन वगैरह बना हुआ, पेड़ पौधे लगे हुए, सब कुछ था उसके घर में। और पार्किंग थी बड़ी, जहाँ पर उसकी 2 गाड़ियाँ, गाँव की बोलेरो और स्कॉर्पियो खड़ी थी, साथ में 2 बाइक थी इनके पास वहीं पर गाँव में। मैंने एक भरा पूरा जो परिवार होता है उस तरह का परिवार था अभिषेक का। तो ये चारों दोस्त बड़े इंप्रेस होते, तीनों दोस्त जो थे, निखिल, विवेक और समीर, तीनों बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अरे यार तू तो अमीर निकला साले, बताया नहीं कभी तूने। और ये लोग घूमने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये पूरे दिन थके हुए आए होते हैं, तो खाना वाना खा के सो जाते हैं। शाम को उठते हैं, थोड़ा बहुत गाँव वगैरह घूमे, फिर ये लोग 2 बाइक उठाते हैं और बाइक से निकल पड़ते हैं थोड़ा जंगल वाले रास्ते में। तो घूमने जा रहे होते हैं, एक बाइक पे 2 लोग होते हैं, एक पे अभिषेक समीर होता है, एक पे विवेक और निखिल होते हैं। आराम से लोग घूम रहे हैं। तो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो इन्हें एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिनका नाम होता है हरीराम। हरीराम इनसे कहते हैं कि बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग। और हरीराम अभिषेक को पहचान भी जाते हैं कि तू अभिषेक है ना। कहता हाँ। कहता तू इतनी रात में जंगल में कहाँ जा रहा है। तो कहते कि दोस्तों घुमाने के लिए हम लोग निकले हैं, आज अभी इन्हें घुमा के ले आएंगे। तो बोला उन्होंने कि बेटा जंगल में रात में घुमाना है तो दिन में घुमाना, रात में क्यों लेके जा रहा है जंगल में।
कहते कुछ नहीं होता है दादा, आपको पता तो है कि जंगल में ऐसा कुछ मतलब कि जानवर वगैरह ही होंगे। कहता जानवर हो तो एक बार तुम बच जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत परे होती हैं। जानवर होगा तुम लोग भाग जाओगे, बाइक चला लोगे, कैसे भी करके लड़ लोगे, बचने के एक चांस तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है इस जंगल में जिससे डील करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो चारों दोस्त हंसने लगते हैं, अरे कहाँ दादा, आप पुराने ज़माने की बातों में अभी भी गिरे पड़े हो, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है। तो कहते भूत प्रेत पे विश्वास करो ना करो, आत्माओं पे विश्वास करो ना करो, लेकिन इस जंगल की एक बहुत फेमस कहानी है, एक बहुत फेमस डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इस जंगल में एक यक्षिणी का निवास है और वो यक्षिणी किसी को नहीं छोड़ती है। तो यक्षिणी का नाम सुनकर ये लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, कि पूछते हैं कि ये यक्षिणी क्या होता है। तो बाबा उन्हें बताते हैं, जो दादाजी होते हैं हरिराम जी, कहते हैं कि यक्षिणी एक तरह की आत्मा ही होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है, एक तरह का छलावा होती है जो कोई भी रूप धर सकती है। और वो इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा सुंदर होती है कि कोई भी मर्द जिसके अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी होगी वो अपने आप को उस यक्षिणी को सौंपने से रह नहीं पाएगा, बिना सौंपे रह नहीं पाएगा, उसे सौंपना ही पड़ेगा अपना। और यक्षिणी हर एक व्यक्ति से, जो भी उसे मिलता है, जो भी उसके सामने आ जाता है, उसके साथ संबंध बनाती ही बनाती है। और संबंध बनाने के बाद जैसे ही उस मर्द का स्खलन होता है, वो यक्षिणी उसको मार के अपने साथ ले जाती है। कहते हैं कि यक्षिणी जिस मर्द को मारती है, जिसका संबंध बनाती है, उससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ती हैं, और इसीलिए यक्षिणी मर्दों का शिकार करती है। और तुम चारों जवान मर्द हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर थोड़ा सा डर जाते हैं, मतलब अभिषेक थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता कि ठीक है नहीं जाना। तो वो अपना बाइक थोड़ा सा घुमा घुमा के जंगल के बारी बार से लोग घूम के अपना रात में आ जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। अब ये चारों सोने चले जाते हैं, लेकिन निखिल और समीर को चुल मच गई। अब वो होता ना कि गर्म खून, और इन्हें अब जब सेक्स की बातें हो गई इस तरह से कि यक्षिणी है वो इतनी सुंदर होती, जो विवरण अंकल ने दिया वो सुन के इनके दिमाग एकदम से घूम गया, यार हो ना हो इससे तो मिलना ही पड़ेगा। अब ये सोचकर ये रात में चुपचाप उठते हैं, अभिषेक को नहीं बताते हैं, बाइक उठाते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं, थोड़ा सा पानी वानी की बोतल वोटल लेके, और साथ में एक क्वार्टर दारू का भी ये रख लेते हैं। और लाए होते हैं अपना शहर से, पीने पाने वाले तो होते ही हैं। कहते हैं खूब मस्ती करेंगे, और जाके वहाँ पे जंगल में ये लोग बदतमीजियाँ करना शुरू कर देते हैं। जंगल में पहुँचते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हर एक पेड़ को थपथपा थपा के चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि यक्षिणी अगर तू है तो सामने आ जा, अगर कहाँ है तू, और इस तरह से बुलाते हैं, यक्षिणी का आह्वान करने लगते हैं। और कहते हैं अरे यार तू सबको देती है, सबके साथ संभोग करती है, और तो हम भी आए हैं यार, हमारे साथ भी कर लो, हम भी जवान हैं। इस तरह से उसको एक तरह से इन्वाइट करने लग जाते हैं। काफ़ी ये चिल्लू रहे होते जंगल में कोई आवाज़ क्यों ही सुनेगा, गांव से काफ़ी दूर था जंगल, और चिल्ला रहे होते, साथ में दारू लाए होते, वो भी पी लेते, पीने के बाद ये आउटल हो जाते हैं, इनके कोई होश ही नहीं रहता कि अब क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। ये ज़बरदस्ती खूब चिल्ला वहाँ पे यक्षिणी का आह्वान करने पूरी तरीके से। थोड़ी देर बाद निखिल क्या करता है, निखिल की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, वो जाता है, एक पेड़ होता है काफ़ी घना, देवदार का ही पेड़ होता है, जाकर उस पर ये सुसु कर देता है, उस पेड़ पर सुसु कर देता है और बोलता है कि देख अब तो तुझे मैंने दिखा भी दिया, अब तो आजा, मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूँ, और सुसु करके वो आ जाता है। अब ये दोनों दोस्त खड़े ही होते हैं कि इन्हें पेड़ के पीछे से एक पीली रोशनी, एक वार्म कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार सच में आ गई क्या, लेकिन अब इन्हें यक्षिणी की वो सारी बातें सुन रखी थी, कितनी सुंदर होती है, ऐसे सेक्स करती है, इतना सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है लोगों को, इस तरह से करती है। तो ये पीली रोशनी की तरफ देखते हैं और रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। तो निखिल को रोशनी दिखती है और समीर उस चीज़ को नहीं देखता एक तरह से। तो समीर की नज़र नहीं पड़ी होगी, तो निखिल ने देखी रोशनी, तो निखिल को लगा शायद मेरा वहम रहा होगा। लेकिन तभी निखिल के कान में एक हल्की सी आवाज़ आती है, निखिल। अब निखिल एकदम से चौंक जाता है कि वो समीर से बोलता क्यों क्यों बुला रहा है, कहता मैंने कहाँ बुलाया। तभी समीर के कान में भी हल्की सी आवाज़ आती है, समीर सुनो ना। अब समीर एकदम घबरा के देखता है कि भाई मेरे कान में भी सेम आवाज़ है, किसी ने मेरा नाम बुलाया है। निखिल कहता है कि यार तू बदतमीजी कर रहा है, मतलब तेरी ये बकचोदियाँ मुझे समझ में नहीं आती, तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर तभी अचानक से फिर निखिल के कान में हल्की सी आवाज़, सांसों की एक सिडक्टिव वे में बहुत ज़्यादा सिड्यूस करती हुई आवाज़ आती है, निखिल आओ ना मेरे पास, तो मैंने मुझे बुलाया ना, वो सारे काम करते जो तुम मुझसे मेरे साथ करना चाह रहे थे। अब भाई निखिल की तो फटके चार हो जाती है कि यार
कोई सच में आ गई क्या, और इस तरह से आई, कोई चीज़ दिख नहीं रही और उसे वो चीज़ फील हो रही, तो ये डरना लाजमी था। और सेम चीज़ समीर के साथ हो रही होती। और जो पेड़ के पीछे वाली रोशनी थी अब अपने पूरे प्रचंड में एक ह्यूमन शेप में पेड़ के पीछे से निकलती है और बहुत तेज रोशनी होती है जिससे दोनों की आंखें चुंधिया जाती हैं। और अचानक से वो जो शेप होती है एक रोशनी की, वो ह्यूमन शेप में आ जाती है, एक इंसानी शरीर का रूप धर लेती है। और वो बहुत ही खूबसूरत, अत्यधिक सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक लेडी के वेश में सामने आ जाती है, जिसने काली रंग की साड़ी पहनी हुई होती है और लाल कलर की, डार्क लाल कलर की लिपस्टिक होती है, आंखों में काजल होता है, माथे पे बिंदी होती है, बाल लंबे खुले और गर्दन एकदम लंबी सुराहीदार गर्दन। और उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी उसका जो फिगर होता है, भाई साहब किसी भी बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनियों का भी धर्म तोड़ दे, इस तरह का होता है। अब ये दोनों एक टक देखे जा रहे हैं उसे कि मतलब इतनी खूबसूरत कोई स्त्री कैसे हो सकती, कोई महिला कैसे हो सकती, कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। और जो वो लड़की बन के भी आई थी उसकी एज 20-21 साल से ऊपर नहीं होगी। ये देख के दोनों पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और तभी वो जो यक्षिणी थी आती है और निखिल से कहती है कि निखिल चलो ना मेरे साथ। निखिल उसकी आंखों में देखता है, आई कांटेक्ट करता है और उसके वश में हो जाता है और उसके साथ चलने लगता है। इधर समीर उसे जाते हुए देखता है, समीर का आई कांटेक्ट हुआ नहीं होता है, तो समीर सोचता है कि मैं अपने दोस्त को रोक लूँ, लेकिन रोक नहीं पाता है। यक्षिणी उसे लेके एकदम से गायब हो जाती है। अब जैसे ही यक्षिणी गायब हुई, अब ये अपने दोस्त को रोकना शुरू कर देता है, मेरा भाई कहाँ गया भाई। निखिल आवाज़ें देने लगता है। तभी उसे काफ़ी दूर, मतलब 50-60 पेड़ दूर रोशनी, वही वॉर्म रोशनी उसे दिखती, तो उस पेड़ का फॉलो करते हुए वहाँ तक जाता है। इसकी बाइक अभी यहीं खड़ी जहाँ पे इस पेड़ के पास ने पार्क की थी, और उस पेड़ के पास जाकर देखता है निखिल निर्वस्त्र पड़ा हुआ है ज़मीन पर, और जो यक्षिणी थी उसके शरीर पर भी कोई वस्त्र नहीं है, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के इनके बीच में इंटीमेशन चल रहा होता है, और जो संभोग की प्रक्रिया वो चल रही होती है, और यक्षिणी उसके ऊपर होती है और ये नीचे होता है। उनका काफ़ी एक इंटेंस लेवल का इनके बीच में सीन चल रहा होता है। अब समीर देख रहा होता है कि यार निखिल मतलब क्या क्या कर रहा है इसके साथ, और इसका भी मन कर रहा है करने का, लेकिन इसे डर भी लग रहा है। और तभी ये देखता है कि यक्षिणी उसके गले पर किस करना शुरू कर देती है, गले पे किस करती है, उसके होठों पे किस करती है, और किस करते करते निखिल के होठ खा जाती है वो। और जैसे ही उसका वो फेस देखता है, समीर ने जैसे निखिल का फेस देखा, भाई साहब इतना बुरी तरीके से वो डर जाता है, उसकी भाई साहब फटके चार वहीं पे हो जाती है। वो मतलब देखा नहीं जा रहा, लेकिन निखिल अभी भी होश में नहीं है और मंत्रमुग्ध होके यक्षिणी को देखे जा रहा है। यक्षिणी अगला बार उसकी नाक पे करती है और उसकी नाक खा जाती है। थोड़ी देर बाद उसके गर्दन पे किस करते करते उसके कान पे आती है और एक बाइट में उसका कान खा जाती है। अब आप इमेजिन करो, किसी व्यक्ति के फेस पे होठ नहीं है, सिर्फ उसके दांत बत्ती सी टाइप की दिख रही है, नाक नहीं है, नाक की जगह एकदम प्लेन हो गया है, सूप नखा की तरह उसकी नाक कट गई है, और कान भी नहीं है, पूरी खून से उसका चेहरा लथपथ है, और फिर भी वो बंदा ऐसा लग रहा है स्माइल कर रहा है। ये देख के समीर को अब ये हो गया कि भाई यहाँ से भाग लो, जितनी तेज भाग सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी भी मौत पक्की है। और ये क्या करता है कि वहाँ से एक पत्थर उठाता है, सोचता है कि कैसे लेके अपने भाई को तो बचाना है, निखिल को तो बचाना है। ये पत्थर मारता है फेंक कर यक्षिणी को पत्थर लगता है, और यक्षिणी इसकी तरफ घूम के देखती है। जो स्त्री इतनी सुंदर थी थोड़ी देर पहले, जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिससे देख के किसी भी इंसान का मन डोल जाए, वो अब इतने बीभत्स रूप में आ गई थी, इतनी भयानक हो गई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, आंखें बड़ी हो गई थी, बाल एकदम उसके और अजीब विचित्र तरीके से, और पूरी राक्षसी स्वरूप में वो आ जाती है। जिसे देखकर समीर की तो मतलब वैसे भी फट चुकी थी पहले भी, और अब इसका डरना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देता है। यक्षिणी खड़ी होती है, अब उसके मुंह में निखिल का कान है, जैसे उसे चबा रही है, और बहुत ही विभत्स तरीके से है। तो ये बस भागता है, बाइक को तो भूल ही गया कि बाइक से आए, और भागते सीधे अपने वही अभिषेक के घर पे पहुंचता है, और अभिषेक को उठाना शुरू करता है कि भाई उठ जा, यहाँ पे ऐसा मतलब ये हो गया वो हो गया। तो अभिषेक और विवेक सो रहे होते हैं, तो ये उठाने की कोशिश करता है। वो लोग कहते हैं कि भाई क्यों प्रैंक कर रहा है, रात के 2:30 बजने वाले हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। बहुत देर जगाता है उन्हें, बहुत झंझोड़ता है, बहुत इनसे मिन्नतें करता है कि भाई उठ जा प्लीज़, मर जाएगा निखिल, चल दो जल्दी। जब इन्हें लगता है कि सच में यार कुछ तो सीरियस है, जब इन्हें बोलता कि देख बाइक भी तेरी नहीं है, यहाँ पे एक बाइक हम लेके गए थे और वो बाइक हम वहीं छोड़ के आ गए हैं,
तब जाकर उन्हें भरोसा होता है कि यार बात तो सच है। ये तीनों फिर दूसरी बाइक निकालते, बैठते तीनों और उसी पेड़ के पास पहुंचते जहाँ पे इन्होंने अपनी बाइक पार्क की थी, जहाँ पे सारा सीन शुरू हुआ था। अब बाइक के पास ये लोग पहुँचे और देखते हैं कि जो बाइक इनकी है वो पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी है। बाइक के मतलब चीथड़े उड़ चुके हैं, पहिया कहीं पड़ा हुआ है, टायर कहीं पड़ा हुआ है, टंकी पूरी क्रस्ट है, पूरा अर्जन पंजर सारे ढीले हुए पड़े। बाइक इनकी पूरी तरह से वैनिश्ड हो चुकी है। लेकिन बाइक की टेंशन कौन करेगा, हमने अपने निखिल की टेंशन थी। तो तीनों ढूंढना शुरू करते, आवाज़ लगाते हैं, निखिल कहाँ हो यार, सुन लो भाई प्लीज़ यार, घर चलो, गलती हो गई, हम यहाँ पे आ गए। और चिल्लाना शुरू करे, सारे ढूंढ रहे निखिल को। बट ये जहाँ तक ढूंढ सकते थे, इन्हें निखिल कहीं नहीं मिलता है। अब भाई एक तो ये कि निखिल किसी का बेटा है, कि उसके माँ बाप हैं वहाँ पे शहर में, और अभिषेक के घर में है। तो अभिषेक को अब डर लगना शुरू हो गया कि मैं जवाब क्या दूंगा उसके घर वालों को, या किसी को भी क्या जवाब दूंगा। अगर जब कुछ बात हो गई तो मैं बचाऊंगा कैसे, मतलब अब कैसे किसी को फेस करूंगा। अब ये लोग मायूस होके, हताश होके घर आ जाते हैं। तब तक सुबह हो जाती है। जो हरिराम जी ने बताया होता है यक्षिणी के बारे में, सेम उसके दादाजी भी उसे बताते हैं। तो कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी इंसान को ले जाए और वो इंसान बच सकता है। तो दादा कहते हैं कि चांस तो बहुत कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जिंदा भी बच छोड़ देती है, लेकिन उसे लाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आप ला नहीं पाओगे उसे। कहते हैं ठीक है, नहीं ये पता चल गया कि शायद निखिल अभी जिंदा हो सकता है, कि मैंने पूरी तरह से ये नहीं कि मर गया है, मर रहा होता तो उसकी डेड बॉडी मिलती, कुछ भी होता। अभिषेक जब सारे डिस्कशन कर ही रहा होता दादाजी से, तो दादाजी पूछते हैं बात क्या है, मुझे पूरी बात सही से ही बता, तभी मैं तेरी कोई मदद कर पाऊंगा। तो ये बताते हैं उसके बारे में बात की, हम 4 लोग आए थे, आपने तो देखा ही था, और निखिल गायब है। निखिल ने वही बदतमीजी कर दी रात में, दारू वारू पी के वहाँ पे जाके यक्षिणी का आह्वान कर दिया, और उसके साथ उसने वो सारे गलत काम कर दिए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। ये सुनकर उसके दादाजी टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब बात तो फैमिली पे भी आएगी ना, कि यहाँ गया और वहाँ से गायब हो गया, घर वाले थोड़ी ना मानेंगे वो निखिल के कि कहाँ गया उसका बेटा। दादाजी कहते हैं कि अब तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कहता बाहर एक भैरवनाथ जी के भैरवनाथ नाम के एक बाबा रहते हैं, गांव के बाहर है, उनसे कोई मिलने नहीं जाता है। वो शायद यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और वो तुम्हें वहाँ से मतलब तुम्हारे दोस्त को लाने में मदद कर सकते हैं, एक बार उनसे बात करके देखी जाए। तो दादाजी कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो अभिषेक मना कर देता कि नहीं दादा आप रहने दो, हम बात कर लेंगे जाके, जो भी होगा हमने किया है ना तो हम ही इसे सुधारेंगे। जाते हैं बाबा के पास, भैरवनाथ के पास। भैरवनाथ अपने उसमें बैठा होता है अंदर, अपनी जो उसने एक कुटिया टाइप की बनाई हुई होती है। तीनों जाते हैं उसके पास और जाके सारी बात उसे बताते हैं। तो पूछते हैं तुमने क्या क्या किया था। तो अभिषेक और विवेक कहते हैं हम तो नहीं गए थे, हम सो रहे थे, ये समीर और निखिल गए हुए थे, और निखिल गायब है और समीर पूरी बात बताएगा। तो उसने बताया कि हमने क्या क्या किया था। कहता है कि निखिल ने तो उस पेड़ पे सुसु कर दी थी, एक वहाँ पे पेड़ पे। कहता है यही तुमने सबसे बड़ी गलती करी, ये यक्षिणी का घर था, तुम्हें वहाँ पे इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह का दुराचार नहीं करना चाहिए था। अब वो तुम्हें छोड़ने से तो रही। समीर कहता अब गलती हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं, हमें नहीं पता था, हम नादानी कर बैठे बहुत बड़ी, अब क्या होगा। तो कहते और तुमने क्या किया। कहता और मैंने यक्षिणी को पत्थर मारा था जब वो निखिल के ऊपर थी, और उसने मेरा पीछा भी किया था, हालांकि मेरे पीछे नहीं आई और मैं भाग के बच के आ गया। कहता तू बच के आया नहीं है, तुझे उसने छोड़ दिया है और वो तेरा शिकार करेगी ही करेगी। अब तेरी काफ़ी सारी चीज़ें ना उसके वश में हो गई हैं, वो तुझे जब बुलाएगी तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुझे आई कांटेक्ट भी तेरे साथ किया है और काफ़ी देर तो उसकी ऑरा के बीच में भी रहा है, तो उसका वश तेरे ऊपर चल सकता है, कभी भी वो तुझे बुला सकती है। समीर बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि बाबा जी कुछ तो उपाय करो। तो बाबा जी कहते हैं कि एक काम करो तुम लोग, ये यक्षिणी सिंदूर से बहुत ज़्यादा डरती है, ये सिंदूर ले जाओ और इसे अपने पास रखना, अगर वो कभी भी कुछ भी करने की कोशिश करे सिंदूर उसके ऊपर डाल देना, वो भाग जाएगी। ये लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और आते हैं घर। अब ये कहते हैं कि अब ढूंढना शुरू करें। हाँ बाबा जी अभी मेन बात तो बताना भूल ही गए कि उस जंगल में यक्षिणी का घर है, उस पेड़ के पास ही है, और वो सिर्फ रात में दिखता है। काफ़ी बड़ा महल टाइप का है, एक मंदिर टाइप का है, वो सिर्फ रात में ही दिखता है और सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिन्होंने यक्षिणी को देखा है पहले, या फिर उनके साथ के लोगों को। जैसे कि तुम तीनों में से समीर ने देखा हुआ है और अब समीर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें भी वो दिखाई दे सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है कि तुम्हें दिख जाए, और उसके लिए तुम्हें रात में ही जाना पड़ेगा और 12 बजे के बाद जाना होगा। ये सुन के ये तीनों दोस्त कहते हैं कि मरता क्या ना करता वाला सीन था कि चलो यार दोस्त को तो बचाना ही है। अब रात में 12 बजे के बाद ये तीनों प्लान करते हैं कि हम जाएंगे, ये बाइक उठाते हैं उसी जंगल में उसी पेड़ के पास फिर से पहुंच जाते हैं और फिर से ढूंढना शुरू करते हैं। निखिल आवाज़ लगाते हैं। ये तीनों ढूंढ ही रहे होते हैं निखिल को,
हर जगह आवाज़ लगा रहे हैं। तभी अभिषेक नोटिस करता है कि ये और समीर साथ में है। अब विवेक गायब हो गया, अब इन्हें विवेक कहीं नहीं मिल रहा। तो ये लोग निखिल को छोड़कर विवेक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब विवेक आवाज़ लगाए जा रहे, 10-15 मिनट हो गए ढूंढते ढूंढते, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। तो तभी समीर को वो पीली रोशनी, वो वार्म रोशनी और उससे फिर से दिखती है। कहता है वहीं पर है, वहीं पे यक्षिणी है, लेकिन उससे आई कांटेक्ट मत करना, जाके भाई को बचाते हैं। इस बार शायद उसने विवेक को पकड़ लिया है। दोनों जाते हैं भाई उसी रोशनी को फॉलो करते हुए। तो वही सीन फिर से, अब वो यक्षिणी विवेक के साथ संबंध बना रही है और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से बना रही है। बहुत ही आवाज़ें आ रही, सिसकारियाँ आ रही, बहुत ही सेडक्टिव वॉइस चल रही है। और ये लोग देख के इनका भी मन मचल जाता है। इन्हें भी लगता है कि शायद काश हम भी ये चीज़ करें, लेकिन तभी इन्हें होश आता है कि ये चीज़ किया तो मरने से कोई नहीं बचा सकता है। अब ये था कि बचाएं कैसे विवेक को, क्योंकि बाबा जी ने बोला पत्थर मारा तो तेरे ऊपर भी आएगी, लेकिन अब ये कुछ ना कुछ करके तो बचाना ही था। तो ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, विवेक को छोड़ दे पागल औरत, हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो और जो यक्षिणी थी वो हंसने लगती, कहता तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है। ये सोच के ये लोग सोचते कि भाई विवेक भी गया, भागो यहाँ से। समीर और अभिषेक वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। विवेक की चीखों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती पीछे से, बहुत बुरी तरीके वो चीख रहा होता है। इन्हें समझ में आ गया कि विवेक भी गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही दोबारा जाते हैं वहाँ पे विवेक को, भाई वही था कि कैसे भी करके बचाना तो है ही अपने दोस्त को। देखते हैं विवेक की ना तो वहाँ पे बॉडी है, ना ही वो यक्षिणी है, सब कुछ नॉर्मल था। अब इनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये ना कैद कर रही है, पहले इसने निखिल को किया, विवेक को किया, तो हो ना हो ये जान नहीं ले रही है, उन्हें कैद कर रही है। लेकिन इस सारी जद्दोजहद में ये लोग क्या करते हैं, वो सिंदूर वाली बात भूल जाते हैं कि सिंदूर अगर यक्षिणी पर डाल देते तो यक्षिणी भाग जाती और विवेक बच जाता। इन्हें याद ही नहीं रहा कि इनके पास सिंदूर भी है जो भैरवनाथ ने दिया था। और ये वापस अपने घर आ जाते हैं और जाते ही दादाजी से बोलते हैं कि दादाजी अब 2 लोग ही बचे हैं। दादाजी स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं अभिषेक से, तू नहीं जाएगा, उन लोगों के घर वालों को फ़ोन कर, उन्हें बोल कि आपके बेटों के साथ ऐसा हो गया, वो आएंगे, जो भी होगा हम उस समय निपटेंगे, लेकिन तुम लोग अब वहाँ कतई नहीं जाओगे, जंगल में नहीं जाओगे। लेकिन अब दोस्ती इतनी गहरी थी इन चारों की कि बिना उसके रह ही नहीं सकते थे। अब बाबा भैरवनाथ के पास ये फिर से जाते हैं तो कहता मैंने तुझे सिंदूर दिया तो उसका तुमने यूज़ किया, तो वही बात कि नहीं किया, भूल गए। मतलब बाबा कहता है ये तो तुमने गलती कर दी, अगर तू वहाँ पे उस सिंदूर का यूज़ कर लेता तेरा दोस्त विवेक तो बच ही जाता है एटलीस्ट। फिर भी ये लोग कहते हैं कि आज रात तो हम जाएंगे, अगर आपके पास कुछ और तरीका है उसे कैद करने का तो आप बता दो। कहते नहीं, सिर्फ सिंदूर ही है, अगर उससे वो डर के भाग गई तो तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो, या उसके जो महल अगर वो तुम्हें दिख गया तो वहाँ तुम्हें शायद तुम्हारे दोस्त मिल जाएंगे। अब ये अगली रात जब इनके घर में सब लोग सो गए, चुपचाप निकलते हैं। इस बार बाइक भी नहीं उठाते, पैदल ही जाते हैं। बाइक उठाते तो इनके दादाजी जाग जाते और इन्हें जाने ना देते। तो ये और जो 2 बचे थे अभिषेक और समीर ने तो 2 बार देख लिया था सारा कुछ होते हुए, ये वापस फिर उस जंगल में जाते हैं। और इस बार जंगल में लिटरली उन्हें एक उसी पेड़ के थोड़ा सा आगे जाके, जो उन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं था, इतने 3-4 रातों से इनका वहाँ पे एनकाउंटर वहाँ पे हो रहा है, इन्हें कुछ नहीं दिखा था, लेकिन आज इन्हें वहाँ पर एक काला सा महल टाइप का एक मंदिर दिख रहा है, जिसमें काई लग रही है, अबेंडेंट सा है, अंदर एक लाल कलर की रोशनी जल रही है और बहुत ही विशाल का महल जैसे होता है ऐसा मंदिर था। और पूरी तरह से काला होता है मंदिर, जो उसका पेंट या जो उसमें पत्थर यूज़ किए गए थे वो काले थे। और बहुत ही डरावना एक होता है ना कि पहली नज़र में देख के फट जाए इंसान की, इतना डरावना मंदिर जैसी जगह, और वो इन्हें दिख रहा था। ये देख इन्हें डरना चाहिए था, लेकिन ये डरे नहीं। इन्हें ये हो गया कि भाई हो ना हो अब हमारे भाई यहाँ पे मिल जाएंगे, चलो ये मंदिर दिख गया है, बहुत अच्छी बात है। दिमाग काम करने इनका वैसे भी बंद कर चुका था, ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति रहने की थी, इन्हें बस यही दिख रहा था कि हम जवाब क्या देंगे अपने दोस्तों के घर वालों को। ये दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये मंदिर के अंदर गए तो जो मंदिर का बीच का प्रांगण होता है वहाँ पर इन्हें बहुत सारे खंभों पर ना आकृतियाँ उभरी हुई सी थी, जैसे किसी ने नक्काशियाँ निकाली हों, और वो आकृतियाँ ह्यूमन शेप की थी सारी। और ऐसा वैसा नहीं 2-4 आदमी की नहीं थी, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की आकृतियाँ खंभों पे दीवारों पे उकेरी गई थी। अब ये उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, इन्हें लगता है कि हो ना हो इसमें ही ये आकृतियाँ शायद उन्हीं सारे लोगों की है जिसे यक्षिणी ने मारा है, और वो सारी आकृतियाँ उन्हें वहाँ पे उभरी हुई दिखाई दे रही होती हैं। तभी ये क्या करते हैं, सिंदूर लेके आए थे। इस बार इन्हें याद था कि जैसे यक्षिणी आएगी हम सिंदूर इसके ऊपर दे के मार देंगे। ये सारे उस मंदिर के अंदर
अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन्हें वही लगता है कि इन आकृतियों के पीछे सारे वही मर्द हैं जिसका शिकार यक्षिणी ने किया है। तभी इन्हें पीछे से विवेक आता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहते भाई विवेक तो जिंदा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हो ना हो निखिल भी जिंदा होगा, यहीं कहीं कैद होगा। तो ये दौड़ के विवेक के पास जाते हैं, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि ये उनका वाला विवेक नहीं है जो इनका दोस्त हुआ करता था। ये पूरी तरह से हिप्नोटाइज एक तरह से है। इसकी आंखों में मतलब ये देख रहा है सामने और ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है, जैसे जानता ही नहीं है। एक खोया हुआ सा बंदा इनके सामने आके खड़ा होता है, होता विवेक ही है। अब ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जोड़ते हैं कि भाई सुन यहाँ से निकलते हैं, और निखिल कहाँ है, तूने निखिल को देखा है? वो कोई जवाब नहीं देता है। इतने में, इतनी ही देर में वो यक्षिणी इस बार लाल कलर की साड़ी में, रेड कलर की साड़ी में और भी ज़्यादा खूबसूरत बन के, और भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप वगैरह करके, मतलब इतनी खूबसूरत रूप धर के आती है कि जो अभिषेक और समीर आए हुए होते हैं उनका भी पूरी तरह से मन ललचा जाता है उसे देखकर। और समीर यक्षिणी को एकटक देखता रह जाता है, क्योंकि उसने 2 बार यक्षिणी को नग्नावस्था में भी देखा था, निर्वस्त्र देखा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। होता तो मर्द ही है ना, कैसे कंट्रोल करेगा? ये प्रॉब्लम उसके साथ थी और इसका फ़ायदा वो यक्षिणी उठाती है। ये उसकी आंखों में आई कांटेक्ट कर लेता है और ये पूरी तरह उसके वश में हो जाता है। अभिषेक भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने उसकी आंखों में देखा तो वो भी सम्मोहित हो जाएगा और वो सारी चीज़ें कर बैठेगा जो अगर उसने की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये क्या करता है कि अभिषेक भागता है कि भाई भागो यहाँ से। भाग के वो जैसे ही जंगल से उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये देखता है कि यक्षिणी ने, पीछे पलट कर एक बार देखता है तो यक्षिणी ने विवेक और समीर दोनों को अपनी तरफ खींचा, उनके कपड़े उतारने शुरू किए और अभी दोनों सम्मोहित होते हैं पूरी तरह से, और दोनों को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। अपनी साड़ी हटाई, ब्लाउज हटाया, जो भी कपड़े पहने थे सारे हटाए और पूर्णतया नग्नावस्था में आके उन दोनों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। वो 2 मर्द, ये यक्षिणी अकेले, और इनके बीच में नेक्स्ट लेवल की इंटीमेसी चल रही होती है। और ये देख के अभिषेक पूरी तरह से उसका मन पिघल जाता है कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी है तो करनी है। तभी उसका एक मन बोलता है कि नहीं, भाग जा यहाँ से, अगर तुझे जिंदा रहना है ये मत दे, ये अगर तूने देखा तो तेरा भी मन करेगा और तू भी इसमें मर जाएगा। ये लेकिन वहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता है कि ये दोनों कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं और इनका संबंध चल ही रहा होता है, फिर भी अपने दिमाग पे जोर देता है। भागता है मंदिर से बाहर, उस महल से बाहर भागता है। बाहर जा ही रहा होता है, जैसे मंदिर से बाहर आके बरामदे की साइड में आता है, इसे वही बाबा वहाँ से आते हुए दिखाई देता है, बाबा भैरवनाथ। उसे देख के ये बहुत खुश हो जाता है कि थैंक गॉड बाबा जी मिल गए। अब इसने रात की सांस ली कि कैसे भी करके अब हम बच जाएंगे, अब बाबा जी बचा लेंगे। तो ये बाबा जी से कहता है, बाबा जी वो देखो क्या कर रही है मेरे दोस्तों के साथ में, आप बचा लीजिए प्लीज़। उनके पैरों पे भी गिर जाता है, कहता निखिल भी जिंदा होगा, विवेक जिंदा है। तो बाबा जी कहते हैं, बाबा जी उसकी तरफ ऐसे देखते हैं और हंसने लगते हैं। तू भी करना जाके वही चीज़ वो कर रहे हैं। तभी अचानक से इसका दिमाग खुलता है कि हो ना हो बाबा जी भी इस सब में शामिल है, ये जो बाबा है ये शामिल है। तब बाबा बताता है कि ये यक्षिणी मेरी दासी है, मैंने इसे सिद्ध किया हुआ है और ये सब चीज़ वो करती है जो मैं इसे करने का आदेश देता हूँ। और ये जितने लोगों के साथ संबंध बना के उनकी हत्या करती है, उनको मारती है, उनसे जो आत्माएं आती हैं वो मुझे शक्तियाँ प्रदान करती हैं और मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ और सर्वशक्तिमान मुझे बनना है। और मुझे इस गाँव के, इस पूरे जो भी पूरा उत्तराखंड है, पूरे देश में हर जगह मुझे अपना राज करना है और इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बलि चढ़ा रहा हूँ। इससे यक्षिणी का भी शरीर तृप्त होता है, उसकी काम वासना शांत होती है और मुझे तुम आत्माओं की एक शक्ति मिलती है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान होता चला जा रहा हूँ। और अब इन तेरे दोनों दोस्तों की बारी है, उसके बाद तेरी बारी है। ये सोच कर, ये बोलकर वो पकड़ता है अभिषेक का गला और खींच के अंदर लाने लगता है। खींच के लाएगा, गला पकड़ रखा है, चोक कर रखा है। इसके पास आत्माओं की पावर तो होती ही है तांत्रिक के पास, जो बाबा भैरवनाथ होता है। इसकी वजह से इसके पास अथाह शक्ति होती है और अभिषेक चाहकर भी उससे प्रतिरोध नहीं कर पा रहा होता है। तभी अभिषेक
ये सोचता है कि यार जब हम जंगल में आए थे, हम सिंदूर भी लाए थे, साथ में हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए एक एक चाकू भी रख लिया था। अब इनके पास एक खंजर होता है। अभिषेक कैसे भी करके अपना खंजर निकालता है और बाबा के पेट पे मारता है, छाती पे, दिल के पास। दिल में न लग के थोड़ा सा ऊपर लगता है। खंजर के चोट की वजह से, होता तो इंसान ही है, आत्माओं की शक्ति है तो क्या हुआ है, तो इंसान ही। जैसे ही खंजर लगता है वो एकदम से छोड़ देता है दर्द की वजह से। अभिषेक नीचे गिरता है और बेसुध अवस्था में भागता है, सिर्फ भागता है। भागते 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 महल पार करता है, जंगल पार करता है, रास्ते पगडंडियाँ पार करता है और सीधे आके अपने गांव में आके शोर मचाना शुरू कर देता है। शोर जैसे ही मचाना शुरू करता है, गांव वाले जमा होने लगते हैं और ये सारा होते होते सुबह के 4 बजने वाले थे। गांव वाले इकट्ठे होने लगते, बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पे यक्षिणी ने मेरे दोस्तों को मार दिया है। मारा नहीं है, जिंदा है मेरे दोस्त, आप प्लीज़ चलो बचा लो चल के, नहीं तो सारे मर जाएंगे। बहुत मिन्नतें करता गांव वालों से। दादाजी भी उनके बोलते हैं कि बच्चों को बचाना हमारा काम है, धर्म है, नहीं तो हम क्या ही जवाब देंगे, गांव की भी बदनामी होगी। तो गांव के 15-20 हट्टे कट्टे लोग लाठी डंडा लेके, गड़ासे वड़ासे, जो भी इनके पास हथियार होते, जाते जंगल में, उसी जगह उसी पेड़ के पास में जाके देखते हैं। वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, कोई वहाँ पे महल नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैनिश्ड हो गया था, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे एक सुराख तक नहीं मिला इन्हें वहाँ पे। ये देख के अभिषेक बहुत बुरी तरीके से रोने चिल्लाने लगता कि दादाजी यहीं पे सब कुछ था, मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ, ये देखो मेरे शरीर पे निशान भी हैं, उसने मेरा गला पकड़ा था, गले पे निशान है। कहता किसने पकड़ा था? कहता वो बाबा भैरवनाथ ने। कहता बाबा भैरवनाथ मतलब वो इन सब में शामिल है? गांव वाले पूछते, कहता उसी का सारा तो किया धरा, उसी ने तो इस यक्षिणी को सिद्ध कर रखा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लोगों का शिकार करता है और जिससे उसको पावर मिलती है और वो और ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा है और वो एक दिन पूरे गाँव को खा जाएगा। ये सुन के सारे उसकी जो वो कुटिया सी थी बना रखी, तो उसमें जाते हैं और वहाँ पे जाके ये लोग देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब गांव वाले चाह के भी नहीं कुछ कर सकते, जब उन्हें कोई सुराख ही नहीं मिला, कोई यक्षिणी का वही अता पता नहीं मिला। उसके बाद अभिषेक अपनी लगभग मेंटल कंडीशन खो चुका है और उसके घर वाले लेके आते हैं उसे, अपना वापस घर लाते हैं, उसका इलाज वगैरह कराते हैं। इन तीनों के घर वालों को क्या बोलते हैं भगवान जाने, क्या बात होती है, कैसे उन्हें समझाते हैं, क्या अब पूरा गांव जब साथ में है, उनसे बुलाया जाता होगा, गांव वाले सारी बात बताते होंगे और फिर वही पछताने के अलावा क्या बचता है। इधर अभिषेक का काफ़ी इलाज चलता है, वो एक तरह से मेंटली मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई है, समझ सकते हो, पागल टाइप का वो हो गया है। और बहुत बड़ी गलती कर दी थी इन लोगों ने, मौज मस्ती के चक्कर में वहाँ पे जंगल में गए। मना करने के बाद हरी राम ने मना किया, दादाजी ने मना किया, गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी यक्षिणी से मिलने की चुल जवानी में उसके साथ सेक्स करने की वो सारी चीज़ें, और जिस वजह से इन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। यक्षिणी उन तीनों को लेके जा चुकी थी। अभिषेक भी अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़राब कर ही चुका था कि उसका मेंटल स्टेटस हिल चुका था, उसे कुछ सोचना समझना ये कुछ नहीं। उसका इलाज चल रहा है दिल्ली के किसी अस्पताल में। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जय श्री राम लिख दीजिए। और अगर कोई आपके सुझाव हैं, अगर आपको मेरे नरेशन को आप इम्प्रूव करवा दीजिए, अगर जो कमियां हैं आप प्लीज़ बताइए, मैं उसे सुधारूँगा। और आपके पास कोई कहानी तो आप शेयर कीजिए, मैं आपको उसको अपने स्टाइल में यहाँ पर नरेट करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।